हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। घटना चक्र पॉइंटर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और रिपोर्ट्स देखेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है केरल। ठीक है, सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखेंगे, आरबीआई ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है? तो 3 बैंकों को माना है, जिसमें कौन कौन से हैं? एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इन 3 बैंकों को आरबीआई ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों को माना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई है दिसंबर 2022 में। और ये कब से कब तक रहेगी? तो 2023 से 2025 तक के लिए यह रणनीति रहेगी। इससे पहले जो है उत्कर्ष नाम से रणनीति लागू की गई थी, तो 2019 से 2022 के लिए वो लागू थी और वो जुलाई 2019 में इसका संस्करण लॉन्च हुआ था। ठीक है, लेकिन उत्कर्ष 2.0 जो है वो 30 दिसंबर 2022 को जारी किया है आरबीआई ने, और 2023 से लेकर 2025 तक के लिए इसको लागू रहेगा। अगला पॉइंट है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बंगलुरु, कर्नाटक में। क्या? G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन किया गया बंगलुरु, कर्नाटक में। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपी, जिसका नाम क्या है? होलसेल ई रुपी डब्लू, को जारी किया गया है। तो ये 1 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल रुपी होलसेल को जारी किया गया है 1 नवंबर 2022 को। अगला पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपये के प्रायोगिक पहल हेतु क्रमिक भागीदारी हेतु कितने बैंकों को शामिल किया गया है? तो 8 बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। प्रथम चरण में कितने बैंक शामिल हैं? तो प्रथम चरण में 4 बैंकों को शामिल किया गया है। उसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पहले चरण में इन 4 बैंकों को शामिल किया है। टोटल 8 बैंकों को शामिल करने की बात की गई है। दूसरे चरण में कौन कौन से शामिल होंगे ये देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दूसरे चरण में शामिल होंगे। अगला पॉइंट है, शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है यूआईडीएआई, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर यह प्राधिकरण है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई। अगला पॉइंट है, आरबीआई द्वारा घोषित मौद्रिक नीति में रेपो दर तथा स्थायी जमा सुविधा एसडीएफआर को निर्धारित किया गया है कितना? तो रेपो रेट हमारा 6.25% और स्थायी जमा सुविधा दर है हमारी 6%। ठीक है। अगला पॉइंट है, मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर कितनी है? तो ये दोनों जो है वो 6.50% है। हमारी एमएसएफ दर भी और बैंक रेट भी 6.50% है। मौद्रिक नीति ने सीआरआर तथा एसएलआर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो सीआरआर हमारा है 4.5% और एसएलआर है हमारा 18%। ठीक है। मौद्रिक नीति के तहत फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो ये 3.35% है। ठीक है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये हमारा है 3.35%। अगर नॉर्मली हम रेपो रेट की बात करें तो वो हमारा है 6.25%, लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो वो है केरल। अगला पॉइंट है, सेबी द्वारा किस संस्था को सामाजिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। सेबी द्वारा किस संस्था को सामाजिक संगठनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है। अक्टूबर 2022 में गांधी जयंती के अवसर पर किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत 6 राज्यों के आकांक्षी जिलों के 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेने की घोषणा की है? तो ये काम किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत चौथे चरण के तहत 6 राज्यों के आकांक्षी जिलों के 6 राज्य के आकांक्षी जिलों के 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेने की घोषणा की है अक्टूबर 2022 में एसबीआई ने। और ये 6 राज्यों के 30 गांवों को गोद लेने की घोषणा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 30 गांव जो हैं वो किन किन राज्यों से हैं? तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जिनके 30 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है एसबीआई ने। अक्टूबर 2022 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने भारत के रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ओमान का केंद्रीय बैंक ने। ठीक है, भारत के केंद्रीय बैंक ने भारत के रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो वो ओमान का एक केंद्रीय बैंक ने किया है। हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? तो फेडरल बैंक। किसमें शामिल हुआ है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क
इसमें शामिल हुआ है फेडरल बैंक, भारत का बैंक है ये। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ? तो मालदीव के साथ मुद्रा की अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा का अदला बदली की जाएगी? तो 200 मिलियन डॉलर। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है। फिर से देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला पॉइंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद, भारत में। हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण किया गया है तेलंगाना, हैदराबाद में। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोगिक रिटेल डिजिटल रुपी ई रुपी जारी किया गया तो 1 दिसंबर 2022 को। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहला प्रायोगिक रिटेल डिजिटल रुपी जारी किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। अगला पॉइंट है, एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों के फेडरल बैंक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एशिया 2022 में तो 63वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कार्यस्थलों में, सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल में वैसे बात करेंगे तो भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो वर्ष 2029 तक ही ये बन जाएगा। ये रिपोर्ट दी है इकोरैप रिपोर्ट ने। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2029 तक। और इकोरैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये एसबीआई के द्वारा जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी है। एचडीएफसी बैंकों ने इसके लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नेशनल ई गवर्नेंस सिविल सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इन्होंने समझौता किया है। किस बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ किया? तो वो भी किया है एचडीएफसी ने ही। ठीक है, लैंगिक विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ किया। और अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये केरल में किया है। भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को किसके द्वारा जारी किया गया? तो नवी म्यूचुअल फंड द्वारा, नवी म्यूचुअल फंड द्वारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को लॉन्च किया गया है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड का क्या नाम है? तो नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, ये इसका नाम है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत की पहली स्टार्टअप समर्पित शाखा कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये की गई है कोरमंगला, बेंगलुरु में। आयकर विभाग के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? तो फेडरल बैंक है। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण सिक्के का अनावरण किया? तो जिम्बाब्वे ने किया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण सिक्के का अनावरण किया तो जिम्बाब्वे ने। अब इसका नाम क्या है स्वर्ण सिक्के का? तो इसका नाम है मोसी ओ तुन्या। ठीक है, मोसी ओ तुन्या। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ठीक है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया गिफ्ट सिटी, गुजरात में। और इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की गई है। और इसका शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का? तो भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव, लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था। अगला पॉइंट देखेंगे, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निजी क्षेत्र के कितने बैंक अब पहली बार सैन्य हार्डवेयर की विदेशी खरीद में अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे? तो ये 3 करेंगे, 3 बैंक के, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। ये क्या करेंगे कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निजी क्षेत्र के 3 बैंक अब पहली बार सैन्य हार्डवेयर की विदेशी खरीद में अपनी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करेंगे, जिसमें 3 बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। अगला पॉइंट है, किसके द्वारा हाइब्रिड सिक्योरिटीज पर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया? तो भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है केवी कामत को। अगला पॉइंट देखेंगे, किस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो आरबीआई ने की है। इसका विषय क्या है? पेमेंट्स विजन 2025 के शीर्षक का विषय क्या है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, यानी कि 4E, ऐसे समझिए 4E। इसमें है एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा किसने लॉन्च किया है?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय सामाजिक एवं शासन संबंधित मामलों के सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है नवनीत मुनोत को। ठीक है, किसके लिए? तो पर्यावरणीय सामाजिक एवं शासन संबंधित मामलों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है नवनीत मुनोत को। और इस समिति का गठन किसने किया है? तो सेबी ने किया है। कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ओपन। ठीक है, या किस शहर में है? तो बेंगलुरु में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एस एस मुंद्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बीएसई का अध्यक्ष इस समय है एस एस मुंद्रा। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो नेक्सो और मास्टर कार्ड ने। केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिटनेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नीति आयोग के फिटनेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया? तो 7 से लेकर 28 फरवरी तक। अगला पॉइंट देखेंगे, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को। इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से पुरस्कार मिला है कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स आ जाता है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि परीक्षा आपकी मई में है। एक साल पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला टॉपिक करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो इसमें देखेंगे 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 का विषय क्या है? तो विजन 2030 स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 का विषय क्या है? विजन 2030 स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ठीक है, और ये स्पाइसेस का फुल फॉर्म भी है, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस एंड सेफ्टी। ठीक है, और 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कब हुआ था? तो ये 2016 में जो मनाया गया था अहमदाबाद गुजरात में, लेकिन ये 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया नवी मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पशु आनुवंशिक संसाधन AGR पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रोम में हुआ है। पशु आनुवंशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन किया गया रोम में। और ये 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को। हाल ही में आनुवंशिक इंजीनियरिंग समिति द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों यानी कि GM मस्टर्ड को व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है, आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति है? तो BT कपास को। ठीक है, 14 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया उमियन मेघालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया उमियन मेघालय में? ICAR और NBAGR ने देश के देसी पशुधन प्रजातियों की कितनी नस्लों का पंजीकरण किया है? तो 10। और ये 10 नस्लें कौन कौन सी हैं? तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। महाराष्ट्र की कथानी मवेशी एवं पूर्णाथाड़ी भैंस, और राजस्थान की संचोरी मवेशी, सोजात बकरी, करौली बकरी और गुजरी बकरी, ये राजस्थान की हैं। मेघालय की मासीलम मवेशी और वाघ चमलिम सुअर, और झारखंड का बांदा सुअर और मणिपुर का मणिपुरी काला सुअर, ये 10 नस्लों को शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में कुल पंजीकृत देश की नस्लों की संख्या कितनी है? तो 212। वर्तमान में कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी है? 212 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। और विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश, तो ये भी है भारत। उत्पादक देश भी भारत है चीनी में, और उपभोक्ता देश भी भारत है। चीनी के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा नंबर पर है चीनी के निर्यात में। अगला पॉइंट है, कृषि थॉन 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नासिक महाराष्ट्र में। कृषि थॉन 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया नासिक महाराष्ट्र में। और भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो डिंडोरी, नासिक जिला, महाराष्ट्र में। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? डिंडोरा, नासिक जिला है महाराष्ट्र का। ठीक है, यहाँ स्थापित की जाएगी। यह मंडी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा। ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप है, तो ये है एक्वा कनेक्ट। ठीक है, जो जिसने ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। क्या नाम है? एक्वा कनेक्ट। और इसके संस्थापक और कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो राज मनोहर सोमसुंदरम। राज मनोहर सोमसुंदरम एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
अगला पॉइंट देखेंगे, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को। ठीक है। भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? तो 2125 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी निर्धारित की गया है गेहूं के लिए। विपणन सत्र क्या रहेगा? 2023-24। और 2023-24 के लिए जौ, चना, मसूर हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो जौ के लिए 1735, चना के लिए 5335 रुपये और मसूर के लिए 6000 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रेपीसीड और मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो 5450 यानी 5450 रुपये प्रति कुंटल। कदम सम्मेलन 2022 यानी कि मिलेट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायचूर कर्नाटक में। ठीक है, रायपुर नहीं है, रायचूर है, रायचूर कर्नाटक। क्या किया गया है? मिलेट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो नाबार्ड और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर के द्वारा आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन था और इसका थीम देखेंगे, मेकिंग मनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मनी मिलेट्स इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की घोषणा की गई है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना स्टार्ट की है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। और इसको किस योजना के तहत लागू किया गया है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत लागू किया गया है। इस योजना के तहत सभी उर्वरक ब्रांड किस नाम से जाने जाएंगे? तो भारत, ये ब्रांड का नाम है, इस नाम से ही जाने जाएंगे। अगला पॉइंट है, जापान का पहला बैंक जिसे गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी पहले शाखा खोलने की अनुमति मिली है? तो MUFG बैंक। ठीक है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ किया गया राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। ठीक है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ किया गया राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो किसको? मत्स्य पालन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में किसे जो है सूर्योदय क्षेत्र कहा जाता है? तो मत्स्य पालन को। और अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है, तितलिया किस प्रजाति है? तो ये मत्स्य की प्रजाति है, तिलपिया। तिलपिया किसकी प्रजाति है? तो मछली की प्रजाति है। और तिलपिया मछली के उत्पादन के लिए भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा किस देश की उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है? तो इजराइल की। किस मत्स्य प्रजाति के जलीय चिकन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसी को जाना जाता है तिलपिया मत्स्य को। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पंचामृत योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पंचामृत योजना स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, किस चीज़ के लिए? गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा गन्ना किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए। 5 विधाओं के समावेश से बनी पंचामृत योजना के अंग कौन से हैं? तो यह है ट्रेंच प्लांटिंग, सह फसली खेती, पेड़ी प्रबंधन, ट्रैश मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई। इन 5 चीज़ों का समावेश किया गया है पंचामृत योजना में। बीज वितरण हेतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है झारखंड। अगला पॉइंट देखेंगे, खाद्यान्न उत्पादन के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 315.72 मिलियन टन जो अनुमानित है, जो विगत वर्ष 2021 की तुलना में कितने मिलियन टन अधिक है? तो 4.98 मिलियन टन ज़्यादा है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, 21-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन कितना हुआ? तो 130.29, ये भी अनुमानित है मिलियन टन, जो विगत 5 वर्षों में औसत उत्पादन 116.44 मिलियन टन की तुलना में कितना ज़्यादा था? तो 13.85 मिलियन टन ज़्यादा था। यानी चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा है। 21-22 के दौरान कुल गेहूं उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो 106.84। ठीक है। और ये डाटे को मैं थोड़ा सोच रहा हूँ एक अलग सेपरेट वीडियो में इसको और समराइज़ करके आपको बताया जाए, तो इसलिए अगला पॉइंट देखेंगे, देश की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ कब हुआ है? तो 28 जुलाई 2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, देश की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया 28 जुलाई 2022 को। पहली बार कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह में किसका प्रयोग होगा? तो स्मार्टफोन और टैबलेट्स का। कितने वर्षों के अंतराल पर होती है कृषि संगणना? तो 5 वर्षों के अंतराल पर। अगला पॉइंट है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में पूरे भारत में खाद्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी का शुभारंभ किया गया? तो NDDB मृदा लिमिटेड के द्वारा, NDDB मृदा लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में खाद्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी का शुभारंभ किया गया? तो ये कंपनी है NDDB मृदा लिमिटेड। अगला पॉइंट देखेंगे, NDDB मृदा किसका पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। ठीक है। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत। किस चटनी को GI भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो काई चटनी। काई चटनी को जो है भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यह चटनी किससे बनी है? तो रेड वीवर आंट से बनती है ये। ठीक है, रेड वीवर आंट से।
यह चटनी किस राज्य की संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। ठीक है। अगला पॉइंट है, किस स्थान से संबंधित सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो अलीबाग महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2022 में जारी बागवानी फसलों के तिथि अग्रिम अनुमान 21-22 के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो 342.33 मिलियन टन यह अनुमानित है। और देश में फलों के कुल उत्पादन कितने मिलियन टन है? तो 107.24 मिलियन टन। सब्जियों की अगर बात करेंगे तो 204.84 मिलियन टन। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरत गुजरात में। ठीक है। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरत गुजरात में। सरकार के लिए अफीम प्रसंस्करण व्यवसाय में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, जो अफीम प्रसंस्करण को व्यवसाय में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कृषि क्षेत्र के 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। इसका शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य है ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला देखेंगे, जून 2022 में जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 22-23 के लिए धान ए, सामान्य धान और धान ए यानी कि ग्रेड ए कितने रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है? तो जो सामान्य धान है वो 2040 रुपये और जो ग्रेड ए का धान है वो 2060 रुपये में निर्धारित किया गया है। सर्वाधिक मूल्य वृद्धि किस फसल के संदर्भ में दर्ज की गई है? तो तिल में। इसमें 523 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा किसके की है? तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं ये भारत सरकार के। इन्होंने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है मई 2022 में, और इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा सुरेश भाई कोटक को। अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत के गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिस्र को मिली है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जीवा कार्यक्रम को शुरुआत किया है नाबार्ड ने, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? तो वाटर सेट कार्यक्रम का। ठीक है। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? तो वाटर सेट कार्यक्रम। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में कदन्न यानी कि मिलेट्स के निर्यात में कौन सा स्थान रहा? तो 5वां स्थान रहा मिलेट्स में, वर्ष 2020 के आंकड़ों की अगर बात करें तो। और 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मिलेट्स का शीर्ष आयातक देश कौन है? तो नेपाल है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्ष 21-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2025-26 तक कर दिया गया है, यानी कि मार्च 2026 तक कर दिया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बढ़ाकर। और यह किस मंत्रालय की योजना है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की। खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो भारत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए बाय बाय।